आई होप आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, आज जो है हमारी लास्ट क्लास है और आज हमने एक नया स्पेक्ट्रम पढ़ना है, क्लास डिसऑर्डर पढ़ना है, जो कि है जेंडर डिस्फोरिया डिसऑर्डर। सो जेंडर डिस्फोरिया एक हमारे पास एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंडिविजुअल या जो पर्सन है उसकी बर्थ तो नॉर्मल और प्रॉपर बायोलॉजिकल ऑर्गन्स के साथ होती है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है उसके बाद उस इंडिविजुअल को ऐसा लगता है कि उसकी साइकी और जो उसकी साइकोलॉजिकल मैनरिज्म है वो उसके एक्चुअल बायोलॉजिकल जो नॉर्मल ऑर्गन्स हैं या बायोलॉजिकल उसका जेंडर है उसके साथ रिलेट नहीं कर रहे। वो ऑपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट भी हो रहा होता है और उस इंडिविजुअल को लग रहा होता है कि उसका जेंडर जो नॉर्मल उसका जेंडर है वो उसका जेंडर नहीं है, वो ऑपोजिट जेंडर है। अब इस कंडीशन में होता है कि वो इंडिविजुअल डिस्कम्फर्ट का शिकार होता है, उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा होता है और वो हर वक्त ये सोच रहा होता है कि अगर लड़की है तो सोच रही होगी कि मैं लड़का होता, या वो कोशिश करेगा लड़कों के कपड़े पहनने की, उस तरीके से बात करने की, उनकी जो आवाज़ है उनका लहजा है बिल्कुल लड़कों की तरह हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई लड़का है और वो जेंडर डिस्फोरिया का शिकार है तो उसमें आप देखेंगे कि वो बिल्कुल ही लड़कियों की तरह बात कर रहा होगा। और ये भी उनकी कोशिश होती है कि लोग हमें ना जैसे अगर कोई लड़का है तो वो चाहेगा कि लड़कियों की तरह ट्रीट करें मुझे। तो ये कंडीशन होती है। फॉर एग्जांपल एक केस स्टडी है, एक 14 साल का लड़का है, लेकिन उसे अच्छा लगता है कि वो लड़कियों की तरीके से जो है ड्रेसअप करे और उसे लड़कियों के तरीके से ट्रीट किया जाए। अब जब उसे लड़कियों के तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता तो उसे एक तो स्ट्रेस होता है, डिस्कम्फर्ट में चला जाता है। उसके अलावा उसे ये होता है कि मैं किसी न किसी तरीके से लड़की बन जाऊं या लोग मुझे जो है लड़की के तौर पर एक्सेप्ट करना शुरू कर दें। और इसमें जो वो स्ट्रगल फेस कर रहा होता है उसमें एक तो पीयर रिजेक्शन होती है, यानी कि उसके जो आसपास के लोग हैं उसे रिजेक्ट कर रहे होते हैं, या समटाइम बुलिंग भी होती है, लोग मजाक भी उड़ा रहे होते हैं कि ये दिखने में तो लड़का है लेकिन ये लड़कियों की तरीके से बातें करता है, या दिखने में लड़की है वो ये देखो ये तो बिल्कुल ही लड़कियों के तरीके से बात करती है और लड़कों की ही बातें करती है। वो जो लड़के बातें करते हैं स्पोर्ट्स की या चीज़ों की उनमें बहुत वक्त जो है इन्वॉल्व रहती है। सिंपल जेंडर डिस्फोरिया क्या है? सबसे पहले तो इनकॉन्ग्रुएंस बिटवीन जो उनका अपना जेंडर है उससे, वो उसके साथ जो उनका ओरिजिनल जेंडर है उससे सुटेबल नहीं उनको हो रहा होता और वो मिसमैच हो रहा होता है। कोशिश करते हैं कि वो ऑपोजिट जेंडर की तरफ जो है वो ट्रांसफर हो जाए। डिजायर टू रेट ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी सेक्स करेक्टरिस्टिक्स, ऐसा जो उनके अपने जेंडर से रिलेटेड सेक्स ट्रेट्स होते हैं उनसे वो कोशिश करते हैं या तो वो छुपा लें, किसी को बताए ना, कि किसी को पता ना चले कि ये जो है वो लड़का है या वो लड़की है, और हर वक्त जो है अपने आप को ऑपोजिट जेंडर की तरह बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। डिजायर टू हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अदर जेंडर, यानी कि अगर लड़का है तो कोशिश करेगा कि लड़कियों की तरीके से उसके लंबे लंबे बाल हों और मेकअप वगैरह भी करना शुरू कर देगा। स्ट्रॉन्ग डिजायर टू बी अदर जेंडर और ट्रीटेड एज अदर जेंडर, यानी कि उनमें ये भी होता है कि लोग जब उनके साथ बात करें या उन्हें ट्रीट करें कि जो उनकी साइकी बन गई है या उनका जो साइकोलॉजिकल मैनरिज्म बन गया है उस तरीके से वो उन्हें ट्रीट करें। सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस इन सोशल ऑक्यूपेशनल एंड अदर एरियाज इन लाइफ। ऑफ कोर्स जब एक पर्सन जो है वो नॉर्मली तो लड़का लग रहा है लेकिन ताकि उसे लड़कियों की तरह ट्रीट करना पड़े, तो इसमें क्या होता है, एक तो सोशल पे वो बहुत जरूरी होती है। ऑक्यूपेशनल लाइफ यानी कि अगर तो वो कोई जॉब वगैरह कर रहे हैं या एकेडमिक लाइफ है वहाँ पर बहुत ज़्यादा बुलिंग होती है जब बच्चे इस तरीके की चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। चिल्ड्रन स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस ऑफ क्रॉस जेंडर रोल्स एक्टिविटीज़ एंड प्लेमेट्स। तो जैसे हमने लास्ट डिसऑर्डर में डिस्कस किया था कि जब बच्चों में ये डिसऑर्डर होते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से वो खेल रहे हैं उनमें वो सिनेरियोज बिल्ड करना शुरू करते हैं। प्लेमेट्स में ये है कि अगर बच्चा जो है वो छोटा है उसमें ये टेंडेंसीज आ रही हैं तो वो क्या करेगा कि लड़कियों की तरह खेलना शुरू कर देगा, डॉल्स के साथ खेलेगा और कपड़ों के साथ खेलना शुरू कर दिया, या जिस तरीके से लड़कियां खेलती हैं। इसी तरह अगर कोई लड़की है और उसमें जेंडर डिस्फोरिया बच्ची है और जेंडर डिस्फोरिया की टेंडेंसीज है तो वो कोशिश करेगी कि वो लड़कों की तरह खेले। हर वक्त जो लड़के खेल रहे हैं उनके साथ खेलना शुरू कर देगी और उससे हमेशा ये डिज़ायर होगी कि मैं लड़कियों के साथ ना खेलूं, तो इंटरेस्ट सिर्फ लड़कों के साथ खेलने में होगा जब ये छोटे बच्चे हैं। अब जब ये एडल्ट्स में ये टेंडेंसीज होती हैं
तो वो क्या करते हैं कि जेंडर अफर्मिंग ट्रीटमेंट्स की तरफ जाते हैं, और उसमें हार्मोन थेरेपी भी है, सर्जरी भी है। इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो करना शुरू कर देते हैं ताकि वो अपने जेंडर को चेंज कर सकें किसी तरीके से, या वो जेंडर जिसको वो उनकी साइकी जो है वो मान रही है कि मैं जो हूँ लड़की हूँ या मैं जो हूँ लड़का हूँ, उसको किसी तरीके से चेंज कर दिया जाए, सबके सामने मुझसे लाया जाए कि मैं लड़का बन जाऊँ या मैं लड़की बन जाऊँ। डायग्नोस्टिक फीचर्स क्या हैं? सबसे पहले तो कोर इनकंग्रेंस, बिल्कुल भी अपने जो ओरिजिनल जेंडर है उसके साथ वो इजी नहीं हो रहे होते, उसके साथ हमेशा उन्हें ट्रस्ट रहता है, उन्हें बस ये होता है कि किसी तरीके से जो हमारा जेंडर चेंज हो जाए और हमें इस जेंडर के साथ ना तो रिलेट किया जाए, ना अगर मेरे से बात भी की जा रही है तो इस तरीके से ना की जाए। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन असाइंड फीमेल एट बर्थ feels deeply that they are male and experience distress over their physical body। यानी कि अब ना तो सिर्फ उनकी साइकी बल्कि उनके जो फिजिकल अपीयरेंस है उससे भी उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा होता है। कि लड़की है तो वो उसकी कोशिश होती है कि मैं जो है मेरी मसल्स वगैरह हो, मैं मेल्स की तरह जो है दिखूं, और बॉयज़ हैं तो उनमें भी ऑपोजिट जेंडर की डिज़ायर होता है। जेंडर वेरिएंस इन चिल्ड्रन, children with gender dysphoria may express a strong desire to be the opposite gender and engage in gender non-conforming behaviors। यानी कि जिस बिहेवियर का हमने जिक्र किया, बच्चे जब खेल रहे हैं तो वो क्या कोशिश करेंगे कि ऑपोजिट जेंडर के खेलों में इन्वॉल्व हो। इसी तरीके से अगर बच्चे खिलौने खरीद रहे हैं तो वो ऑपोजिट जेंडर के खरीदेंगे, कपड़े पहन रहे हैं। फिर समटाइम्स क्या होता है कि छोटे बच्चों में हम देखते हैं कि अगर छोटा लड़का है तो वो लड़कियों वाली हील्स पहन के शुरू हो जाएगा चलना। इसी तरीके से लड़कियों में भी कुछ चीज़ें होती हैं कि वो मेल जो छोटे बच्चे हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती हैं। फिर इंगेज इन रफ एंड टम्बल प्ले, यानी कि गेम्स जो वो खेल रहे हैं डेली लाइफ में उसमें भी वो ऑपोजिट जेंडर की गेम्स में इन्वॉल्व होते हैं। एडोलेसेंस एंड एडल्ट डिस्ट्रेस ऑफन अराइज फ्रॉम सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक, ये अगेन जो उनकी ट्रेट्स हैं उसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। जो उनकी फिजिकल अपीयरेंस है उसकी वजह से वो हमेशा परेशान रहते हैं, और वो फिर हार्मोन थेरेपी की तरफ जाते हैं, वो सर्जरी की तरफ जाते हैं कि किसी तरीके से हमारा जो जेंडर है वो चेंज हो जाए। सोशल ट्रांजिशन, अच्छा जब हम देखते हैं कि हार्मोन थेरेपी या सर्जरी से पहले जो स्टेप आता है वो सोशल ट्रांजिशन का आता है। जो एडल्ट हैं या एडोलेसेंट्स हैं वो ये कोशिश करते हैं कि उन्हें सोशली जो है वो दूसरे जेंडर से बुलाया जाए और बात की जाए। आशारी में बिगिन रेस्टिंग इन द क्लोज एसोसिएटेड विद देयर एक्सपीरियंस जेंडर एंड रिक्वेस्ट टू बी रेफर्ड बाय अ न्यू नेम एंड प्रोनाउंस। अब बहुत सारे इंग्लिश मूवीज़ में सीजन में हम देखते हैं ये चीज़ बड़ी कॉमन है। लड़के जो हैं वो कोशिश करते हैं कि जब वो एडल्ट और एडोलेसेंस के टाइम पीरियड में जाते हैं उनमें ये जेंडर डिस्फोरिया की टेंडेंसीज होती हैं, तो वो क्या करेंगे अपना नाम चेंज करेंगे, लड़कियों वाला नाम रख लिया, फिर लड़कियों के ग्रुप्स में वो रहना शुरू कर देते हैं, उसी तरीके से मेकअप कर रहे हैं और उसी तरीके की बातें कर रहे हैं जो लड़कियां कर रही हैं। इसी तरह दूसरे जेंडर में भी हो जाता है। अब जो एक और कंसर्न आता है वो है प्यूबर्टी का कंसर्न। इंडिविजुअल में एक्सपीरियंस डिस्ट्रेस ओवर द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। अब जब तक वो बच्चे थे और उनमें ये टेंडेंसी थी तो वो तो अपने प्ले के थ्रू, यानी जब वो खेल रहे थे उसमें इन्वॉल्व थे और कुछ बिहेवियर्स वो कर रहे थे। जब वो बड़े होते हैं, टीनेज में आते हैं या एडल्टहुड में, एडोलेसेंस में आते हैं, प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं और उसकी वजह से स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है बच्चों को कि हम जो है अब एक जेंडर के साथ एसोसिएट हो गए, एक ऐसे जेंडर के साथ जिसमें के लिए हमारी साइकी जो है वो नहीं मान रही। नेक्स्ट हमारे पास है एसोसिएटेड फीचर्स। अगेन प्यूबर्टी रिलेटेड बिहेवियर्स हैं कि समटाइम्स इंडिविजुअल जो हैं वो हेयर, जैसे अगर कोई लड़का है तो वो इस तरीके के बिहेवियर्स में इन्वॉल्व हो जाएगा, अपने आप को कोशिश करेगा कि लड़कियों की तरह बना ले, क्योंकि प्यूबर्टी की वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा होता है कि किसी तरीके से हम किसी एक स्पेसिफिक जेंडर के साथ जो है वो एसोसिएट ना हो जाए। यूज़ ऑफ हार्मोनल ट्रीटमेंट्स, हार्मोन्स को ब्लॉक कर देना, हार्मोन्स को किसी तरीके से ट्रीटमेंट के थ्रू उन्हें ब्लॉक कर देना, उनकी जो फ्लो है उसको रोक देना विदाउट एनी मेडिकल सुपरविजन। यानी इसमें क्या मेडिकेशन भी हो जाती हैं, कुछ ऐसी मेडिसिन वगैरह लेने में जिसकी वजह से हार्मोन का जो फ्लो है वो रुक जाता है।
Social and gender expression. Adolescents and adults may dress, adopt hairstyle and use name consistent with their expressed gender. अब सोशली उन्हें ये भी अपेरेंस एक्सेप्टेंस चाहिए होती है। अगर वो लड़कियां हैं बहुत सारी ऐसी कि वो कोशिश करती हैं कि लड़कों वाले निकनेम्स रख लिए और फिर बॉयकट करा ली और फिर लड़कों के ग्रुप्स में रहना और उन जैसी बातें करना और फिर ये एक्सपेक्ट भी करना कि उससे लड़कों की तरह जो है वो ट्रीट किया जाए। तो ये सोशल एक्सप्रेशन होता है। नेक्स्ट हमारे पास एक और चीज़ जो इस डिसऑर्डर में आती है वो है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम ट्रेट्स। वो लोग जिनमें जेंडर डिस्फोरिया की टेंडेंसीज होती हैं उनमें कुछ ऑटिस्टिक ट्रेट्स भी होती हैं, यानी कि उनकी जो सोशल कम्युनिकेशन है उसमें उनमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आ रही होती है। रिपीटेटिव बिहेवियर होते हैं, यानी कि कोई काम अगर उन्होंने किया है उसको बार बार जो है वो कर रहे हैं, रिपीटेडली कर रहे हैं, उन्हें तसल्ली नहीं हो रही। मेंटल हेल्थ रिस्क इंक्रीज सुसाइडल आइडिएशन। अब क्योंकि स्ट्रेस है और स्ट्रेस किस वजह से है कि उनका जेंडर जो है किसी तरीके से चेंज हो जाए और वो वाला जेंडर हो जाए जो उनकी साइकी जो है मान रही है। इस वजह से सुसाइडल थॉट्स की तरफ भी चले जाते हैं, समटाइम वो सुसाइड अटेम्प्ट भी कर देते हैं। मेंटल हेल्थ इश्यूज जो है वो शुरू हो जाते हैं समटाइम्स बिफोर ट्रीटमेंट भी, और समटाइम वो जो हार्मोन ट्रीटमेंट या सर्जरी वगैरह करते हैं समटाइम उससे पहले भी होते हैं, और कभी कभार ऐसा होता है कि वो ट्रीटमेंट करवा लेते हैं और वो क्योंकि ट्रीटमेंट इतना आसान नहीं होता, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, उसमें आपकी पूरी बॉडी जो है वो सफ़र करी होती है। उसकी वजह से भी उसके बाद भी समटाइम्स क्या होता है कि उनमें मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी और फिजिकल बॉडी जो है वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। इम्पैक्ट ऑफ सोशल सपोर्ट। सपोर्टिव इन्वायरमेंट फॉर जेंडर नॉन कन्फर्मिंग इंडिविजुअल लीड टू फ्यूअर साइकोलॉजिकल इश्यूज़। अगर तो एक पर्सन जिसमें ये टेंडेंसीज है उसका एनवायरनमेंट जो है सपोर्टिव है, उसको बुलिंग नहीं फेस करनी पड़ी या उसको जो है किसी किस्म की सोशल अनएक्सेप्टेंस जो है वो फेस नहीं करनी पड़ी, तो उसमें क्या होता है कि जो बाकी स्ट्रेस वगैरह है और साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं वो कम होते हैं बनस्बत उन लोगों के जिनको चाइल्डहुड में ही बुलिंग भी स्टार्ट हो जाती है और लोगों ने बातें बनाना शुरू कर देते हैं, तो उनमें फिर साइकोलॉजिकल इश्यूज जो हैं उसमें डिप्रेशन भी आ गया है, उनको साथ साथ एंग्जाइटी भी रहती है, तो ये इश्यूज साथ साथ रहते हैं। हमारे पास है प्रेवलेंस ऑफ जेंडर डिस्फोरिया। नो लार्ज स्केल स्टडीज़, यानी कि क्योंकि जेंडर डिस्फोरिया की जो हम पॉपुलेशन देखते हैं वो बहुत कम है, लेस देन 0.1%। अगर 1000 लोग हैं, 1000 में से कोई एक पर्सन ऐसा होगा जिसको जेंडर डिस्फोरिया होगा, बोथ मेल और फीमेल में। तो इसकी वजह से भी स्टडीज़ बहुत कम हुई है। अगेन जनरल पॉपुलेशन अगर हम देखें तो 1000 लोगों में से सिर्फ 1% में होगा, और कुछ केसेस ऐसे भी हैं जो कि अंडर रिपोर्ट हैं, तो इसकी वजह से भी सही इसकी स्टडीज़ या प्रॉपर पॉपुलेशन हम का अंदाज़ा हम नहीं कर सकते। अब कुछ सेल्फ आइडेंटिफिकेशन रेट्स हैं जो कि वो लोग अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं कि ना तो हम मेल हैं ना तो हम फीमेल, हम ट्रांसजेंडर है, तो उनमें ही ये जेंडर डिस्फोरिया पाया जाता है 0.5% टू 0.6%। इसी तरह एक्सपीरियंसिंग इनकंग्रेंट जेंडर आइडेंटिटी, वो लोग जो कि अपनी जेंडर आइडेंटिटी से सूटेबल नहीं होते, उनको सेटिस्फाई नहीं होते, उनकी पॉपुलेशन है 0.6 से 1.1%। आइडेंटिफाइंग एज अ डिफरेंट सेक्स, उनकी पॉपुलेशन है 2.1% से 2.6%। अगेन यहाँ पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो गई है। डिज़ायर फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, वो लोग जो कि मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं, अब हम देख रहे हैं कि उनकी पॉपुलेशन सबसे कम है 0.2% से 0.6%, क्योंकि ये मेडिकल ट्रीटमेंट या सर्जरी वगैरह जो करवाते हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, पूरी बॉडी आपका कर रही होती है, तो इसमें काफ़ी कम लोग जाते हैं। डेवलपमेंट एंड कोर्स ऑफ जेंडर डिस्फोरिया, एज वेरिएशन। Expression of gender dysphoria varies with age with distinct criteria for children, adolescent and adult। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि अगर तो बच्चे हैं तो उनमें एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर डिस्फोरिया किस तरीके से जेंडर डिस्फोरिया को एक्सप्रेस करते हैं, उनके क्या सिम्टम्स होते हैं, वो एडोलेसेंस और एडल्ट की बनस्बत डिफरेंट होते हैं। चाइल्डहुड वर्सेस एडोलेसेंट, यंग चिल्ड्रन में शो जेंडर एटिपिकल बिहेवियर बट नॉट फुल जेंडर डिस्फोरिया। अब जो बच्चे हैं उनमें पूरा जेंडर डिस्फोरिया का क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा होता, उनमें सिर्फ एटिपिकल बिहेवियर्स होते हैं, यानी कि वो कपड़े जो हैं वो ऑपोजिट जेंडर के पहन रहे हैं, वो खेल ऑपोजिट जेंडर के रही हैं चीज़ें और उनमें इन्वॉल्व हैं,
समटाइम्स वो बातें इस तरीके से ऑपोजिट जेंडर कर रहे होते हैं, जैसे अगर कोई छोटा बच्चा है तो वो कह रहा होगा कि मैं एक जो है वो अपने आप को लड़कियों की तरह बातें करेगा, या अगर कोई लड़की है छोटी तो वो लड़कों की तरह बातें करेगी कि मैं यहाँ खड़ा था, मैंने ये काम किया था, मैंने ये सब कुछ, तो इस तरीके से लड़कों की तरह बातें करेगा। तो चिल्ड्रन में सिर्फ यहीं तक चीज़ आती है। एडोलेसेंस और एडल्ट में क्या होता है कि स्ट्रेस इतना बढ़ जाता है, वो फिर क्या होता है अपने ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं, मेडिकेशन की तरफ जाते हैं, जिसकी वजह से उनका जेंडर जो है वो किसी तरीके से चेंज हो जाए। और अब जो ऑनसेट है वो मोस्टली केसेस जो होते हैं उनमें क्या होता है कि जब बच्चों में ही ये चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं, एज फ्रॉम 2 to 4 ईयर्स में बच्चों में ये टेंडेंसीज बज़ाहिर तौर पर नज़र आना शुरू हो जाती है, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि एडोलेसेंस में जाकर और अडल्टहुड में जाकर भी नज़र आता है। जब अच्छा, ज़्यादा हमारे पास डिस्कम्फर्ट तब होता है जब प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है और इंडिविजुअल को अपनी जो सेक्सुअल एनाटॉमी है उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा होता है। तो यहाँ पर भी कंसर्न पता लगता है, लेकिन छोटे बच्चों में फिर उनके बिहेवियर से हम आइडेंटिफाई करते हैं और डायग्नोज करते हैं कि ये क्राइटेरिया मीट कर रहा है या नहीं। परसिस्टेंस एंड रिमिशन, परसिस्टेंट जेंडर डिस्फोरिया जो है वो हमारे पास 2.2% से 39% मेल में है और 12% से 50% फीमेल्स में। इसी तरह सम चाइल्डहुड कॉज लिमिट बाय एडोलेसेंस, अदर परसिस्ट और रिटर्न इन एडल्टहुड। अब इसमें क्या होता है कि समटाइम कुछ बच्चों में चाइल्डहुड में, यानी कि जब वो छोटे होते हैं तो उनमें ये टेंडेंसीज होती हैं, लेकिन लेटर ऑन जब वो बड़े होते हैं तो ये टेंडेंसीज भी ख़त्म हो जाती हैं और वो अपने जेंडर के साथ मैच करना शुरू कर देते हैं, अपने जेंडर के साथ एडजस्ट हो जाते हैं और फिर वो इस तरीके से बिहेव करने लग जाते हैं जो कि उनका ओरिजिनल एक्चुअल जेंडर होता है। समटाइम्स क्या होता है कि एकदम से जाकर एडोलेसेंस में, चाइल्डहुड में वो ठीक होते हैं इंडिविजुअल, लेकिन एडोलेसेंस में जाकर उनके इन्वायरमेंट में कुछ ऐसी चीज़ें स्ट्रेस आ जाते हैं या इन्वायरमेंट की वजह से या कोई ऐसा स्ट्रेस या ट्रॉमा है उसकी वजह से वो क्या करते हैं कि एकदम से जो है उनको लगता है कि उनका जो जेंडर है वो ठीक नहीं है, उनकी जो साइकोलॉजिकल मैनरिज्म है वो अपने एक्चुअल जेंडर के साथ रिलेट नहीं कर रहे होते, वो उसमें उन्हें स्ट्रेस हो रहा होता है। ट्रेजेक्टरीज ऑफ डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट क्यों होता है? अर्ली ऑनसेट मोर लाइकली टू सीक जेंडर अफर्मिंग केयर, इंटेंस dysphoria, child consistently expressing a desire to be the opposite gender may seek hormone therapy and counseling as they reach adolescence due to persistent distress। अब वो बच्चा जो कि चाइल्डहुड में जिसमें ये तमाम बिहेवियर्स थे ऑपोजिट जेंडर से रिलेटेड, अब उसने चाइल्डहुड में बुलिंग भी देखी है, चाइल्डहुड में लोगों से बातें भी सुनी है, जैसे ही वो अपनी एडोलेसेंस की एज में पहुंचते हैं और अब उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, हार्मोन थेरेपी या काउंसलिंग लेना शुरू कर दी, किस तरीके से जो है मैं अपने जेंडर को चेंज कर सकता हूँ। लेट ऑनसेट में नॉट रिकॉल चाइल्डहुड सिम्टम, डिस्ट्रेस में राइज विद प्यूबर्टी। समटाइम्स क्या होता है कि हमारे पास चाइल्डहुड में कुछ बिहेवियर जो होते हैं वो इतने इंटेंस होते हैं, वो नॉर्मल बिहेवियर होते हैं, लेकिन जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है और सेक्सुअल एनाटमी जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है, तो तब क्या होता है कि स्ट्रेस शुरू हो जाता है और फिर जो है हमारे इंटेंस भी हो जाते हैं, वो वर्स भी हो जाते हैं। एसोसिएशन विद सुसाइडल थॉट्स एंड बिहेवियर, अब वो लोग जिनमें ये डिसऑर्डर पाया जाता है उनमें सुसाइडल आइडिएशन और सुसाइडल थॉट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल है सुसाइडल रेट्स रेंजिंग फ्रॉम 30% to 80%। रिस्क फैक्टर जैसे पास्ट अब्यूज़ है या जेंडर विक्टिमाइजेशन, डिप्रेशन है, सब्सटेंस अब्यूज़ है यंगर एज में। अगर तो किसी किस्म का चाइल्डहुड ट्रॉमा है या चाइल्डहुड अब्यूज़ है, उसकी वजह से भी समटाइम्स क्या होता है कि जब पर्सन एडोलेसेंस में जाता है तो वो इस कंसर्न की वजह से कि उनके साथ दोबारा जो है वो कुछ ऐसा काम ना हो जाए या वो दोबारा विक्टिम ना बन जाए, वो क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि अपने जेंडर को चेंज कर लें। इंक्रीज रिस्क इन एडोलेसेंट, ट्रांसजेंडर एडोलेसेंट रेफर टू अ जेंडर क्लिनिक एग्जिबिट हाई सुसाइडल थॉट्स एंड बिहेवियर्स एंड दे नॉन रेफर। अब इसमें क्या है कि जब तक वो बच्चे थे तो वो एक्सेप्ट कर रहे थे चीज़ों को, लेकिन जब वो बड़े हुए एडोलेसेंस में जाए उनकी जेंडर आइडेंटिटी, सेल्फ आइडेंटिटी जो है, सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप होना शुरू हुआ, तो क्या हुआ, उन्होंने ज़्यादा सोचा
स्ट्रेस की तरफ भी स्ट्रेस भी है साथ में, अब उन्हें अपनी कंडीशन भी समझ में आ रही है, तो वो सुसाइडल थॉट्स की तरफ जाते हैं और समटाइम वो सुसाइडल अटेम्प्ट की तरफ भी चले जाते हैं, अपने आप को हार्म करने की कोशिश करते हैं ब्लेड से या किसी और चीज़ से, किसी तरीके से अपने आप को हार्म करते हैं। बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट, बिफोर जेंडर अफर्मिंग ट्रीटमेंट सुसाइड रिस्क इज हायर, आफ्टर ट्रीटमेंट सम इम्प्रूव। अब कुछ केसेस में ऐसा होता है कि अगर ट्रीटमेंट नहीं करवाया हुआ, यानी कि सर्जरी या हार्मोन थेरेपी, तो उससे पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, उसमें हमारे पास सुसाइड रिस्क, जो सुसाइड का रिस्क होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अगर ट्रीटमेंट हो जाए किसी भी तरीके से, तो उसके बाद उनमें एक्सेप्टेंस आ जाती है, तो वो क्या करते हैं कि उसमें सुसाइड रिस्क कम हो जाता है। बट वो जो एनजाइटी है या जो वो, क्योंकि उन्हें सोशल एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही या दोबारा से उन्हें बातें सुननी पड़ रही है ट्रीटमेंट की, अब उनकी जो बातें सुननी पड़ रही है ट्रीटमेंट की वजह से भी है ना, कि एक तो पहले उनकी बिहेवियर की वजह से अब उन्हें ट्रीटमेंट भी करा लिया, तो एनजाइटी और स्ट्रेस जो है वो उनके साथ साथ है। एक स्टडी हुई कनाडा में और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जेंडर रेफर चिल्ड्रन विद 8.6 टाइम मोर लाइकली टू सेल्फ हार्म एंड अटेम्प्ट सुसाइड, यानी कि वो पर्सन जो कि जेंडर डिसफोरिया में टेंडेंसीज है उनमें 8.6 टाइम ज़्यादा सेल्फ हार्म और के बिहेवियर्स होते हैं और वो सुसाइड ज़्यादा अटेम्प्ट करते हैं विद हायर रेट इन ट्रांसजेंडर यंग मैन एंड नॉन बाइनरी इंडिविजुअल्स। वो यंग मैन यानी कि जो मेल्स हैं उनमें ज़्यादा हमारे पास हायर रेट है एज कम्पेयर टू नॉन बाइनरी इंडिविजुअल्स। फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? सबसे पहले नॉन कन्फर्मिटी टू जेंडर रोल। ये पहला तो है कि वो अपने जेंडर रोल के साथ कंफर्म नहीं हो रहे, यानी कि अगर लड़की है तो उसको लड़कियों को जो काम है या जो रोल्स हैं उनके साथ कंफर्म नहीं हो रहे। वो जैसे नॉर्मली लड़कियों का काम खाने में, उन्हें कुकिंग में इंटरेस्ट होता है और लड़कियों का काम में इंटरेस्ट होता है, अब वो उसके साथ उन्हें कंफर्टेबल नहीं है, वो लड़कों वाले काम करेगी। नेक्स्ट हमारे पास है सोशल आइसोलेशन। इन older children, gender non-conformity can affect peer relationship, leading to isolation, teasing, harassment, and pressure to conform to gender norms. अब क्या होता है कि जब उन्हें सोशल एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही होती और फिर उनको टीज भी किया जा रहा होता है, बुलिंग भी हो रही होती है, समटाइम ऐसे लोग हरासमेंट का भी शिकार होते हैं, तो वो क्या करते हैं सोशली विड्रॉ कर लेते हैं, लोगों से कम कम मिलना शुरू करना, बहुत कम मिलना या लोगों से मिलना ही नहीं, सोशल गैदरिंग्स में नहीं जाना और अपने आप को बिल्कुल बंद कर देना एक तरफ। Distress in adolescent and adult gender inconvenience causes significant distress affecting relationship, और उसके अलावा सेक्सुअल इश्यूज भी नहीं डेवलप हो जाते हैं। अगर तो वो कहीं काम कर रहे हैं वहाँ पर इश्यूज आ जाएंगे, बच्चे हैं तो उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। स्टिग्माटाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, हाई लेवल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन होती है। विक्टिमाइजेशन एंड स्टिग्माटाइजेशन कंट्रीब्यूट टू नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट। अब क्योंकि इस स्टेज में जब वो एडोलेसेंस में थे या वो एडल्ट में थे, जब उनका सेल्फ कंसेप्ट डेवलप हो रहा था, उन्हें स्टिग्माटाइज किया गया, उन्हें विक्टिमाइज किया गया, वो स्ट्रेस में थे, अपनी जो उनकी साइकी है, साइकोलॉजिकल मैनरिज्म है, उसकी वजह से। तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या हुआ, उनका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट हेल्दी डेवलप होना था वो अनहेल्दी डेवलप हुआ और नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, जो कि जिसने डिप्रेशन को भी बढ़ाया, उनके स्ट्रेस को भी बढ़ाया, उसके साथ जो उनकी सोसाइटल आइडिएशन है उसको भी उसने साथ साथ डेवलप करना शुरू कर दिया। इकोनॉमिक एंड सोशल मार्जिनलाइजेशन, इंडिविजुअल में फेस अनएम्प्लॉयमेंट, स्कूल ड्रॉप आउट। अच्छा, बच्चे समटाइम बहुत ज़्यादा जब बोरिंग हो रही है तो बच्चे स्कूल जो है वो जो छोड़ देते हैं और कहीं और फिर दूसरे स्कूल में चले गए। लिमिटेड एक्सेस टू हेल्थ केयर, प्रॉपर हेल्थ नहीं मिल रही होती, पर्टिकुलरली वन लेक फैमिली और सोशल सपोर्ट। अगर तो फैमिली की भी सपोर्ट नहीं है और सोशल सपोर्ट भी उन्हें नहीं मिल रही, वो बार बार स्कूल चेंज कर रहे हैं या उन्हें जो है अनएम्प्लॉयमेंट फेस करनी पड़ रही है या जॉब बार बार जो है चेंज करनी पड़ रही है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उन्हें इकोनॉमिक इश्यूज भी हैं, साथ साथ ये चीज़ें भी उनके फेस करनी पड़ती हैं उन्हें। बैरियर्स टू हेल्थ केयर, स्ट्रक्चरल बैरियर्स इंक्लूडिंग इंस्टीट्यूशनल डिस्कम्फर्ट और हॉस्टिलिटी। फैमिली सपोर्ट नहीं मिल रही, समटाइम्स वो क्या करते हैं कि हॉस्टल्स में रहना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो हेल्थ है वो सही तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे होते हैं, मेंटल हेल्थ सर्विसेज उन्हें सही तरीके से मिल नहीं पा रही होती। तो ये बैरियर्स और ये सारी कंडीशंस जो हैं उस पर्सन को सफ़र करनी पड़ती हैं जो कि जेंडर डिस्फोरिया की टेंडेंसीज जिसने फेस करा हो या उस जेंडर डिस्फोरिया जो है डायग्नोस हो चुका हो। कोमोर्बिडिटी इन जेंडर डिस्फोरिया,
Children clinically refer children with gender dysphoria show higher level anxiety, disruptive behavior है, impulse कंट्रोल इश्यूज हैं। यानी कि बच्चे जो हैं वो अगर उन्हें समझाया भी जाए कि आपने जो है, एक बच्चा है वो गुड़िया के साथ खेल रहा है, उसे समझाया भी जा रहा है कि आपने गुड़िया के साथ नहीं खेलना है या आपने गार्डियन के साथ खेलना है या आप लड़के हो, तो वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा और वो समटाइम्स बच्चे जो है गुस्से में भी आ जाते हैं और अपने आप को ना रोक नहीं पा रहे होते कि उन्होंने जो है अब लड़कियों के साथ नहीं खेलना है या कुछ भी। उसके बाद डिप्रेशन भी है बच्चों में, समटाइम्स एंजाइटी के लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। एडोलेसेंस एंड अडल्ट में क्या है कि मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स सच एज एंजाइटी एंड डिप्रेशन पूरे तरीके से डायग्नोज हो जाते हैं, सारे क्राइटेरियाज मीट कर रहे होते हैं, डिप्रेशन के भी एंजाइटी के भी। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है कि वो लोग जिनमें जेंडर डिस्फोरिया की टेंडेंसीज होती हैं उनमें ऑटिस्टिक बिहेवियर भी होते हैं। फॉर एग्जांपल कि वो अगर एक काम करेंगे तो वो रिपीटेडली करेंगे, या समटाइम्स जो है वो उन्हें फोकस करने में, कंसंट्रेट करने में बहुत इश्यू होता है। चीज़ों को जो है समझने में, अगर कोई रीड कर रहे हैं उसको रीड करने में काफ़ी टाइम लगेगा, सम टाइम कुछ चीज़ सुनने में बहुत टाइम लगेगा। तो ये वाली टेंडेंसी जो भी ऑटिस्टिक बच्चों के साथ होते हैं वो इनमें भी होती है। इसी तरह PTSD, वो लोग जिन्होंने चाइल्डहुड अब्यूज़ या चाइल्डहुड ट्रॉमा जो है वो सफ़र किया होता है, उनमें भी साथ साथ जेंडर डिस्फोरिया की समटाइम टेंडेंसीज होती हैं। या वो लोग जिनमें जेंडर डिस्फोरिया होता है उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में, अपने चाइल्डहुड में कोई चाइल्डहुड अब्यूज़ फेस किया होता है या हमारे पास चाइल्डहुड ट्रॉमा देखा होता है। कल्चर रिलेटेड डायग्नोस्टिक इश्यूज। अब जेंडर डिस्फोरिया का जो क्राइटेरिया है वो कल्चर टू कल्चर थोड़ा वेरी भी करता है। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी सोसाइटीज़ हैं, कुछ ऐसे कल्चर हैं, फॉर एग्जांपल इंडिजिनस नॉर्थ अमेरिकन कल्चर, उसमें क्या होता है कि अगर कोई पर्सन जो है वो इस तरीके की बातें करें या उसका साइकोलॉजिकल मैनरिज्म इस तरीके से हो कि वो अपने जेंडर को जो है वो बायोलॉजिकली तो एक जेंडर के साथ हो, मेल है, लेकिन वो मेल कहे कि नहीं मैं लड़की हूँ और इस तरह की बातें करें, उसकी आवाज़, उसका लबो लहजा बिल्कुल लड़कियों के तरीके से हो, तो वो क्या कहते हैं कि ये जो है वो टू स्पिरिट पीपल है। अच्छा, मेरे ख्याल से ये मीटिंग जो है वो एंड होने वाली है, बस 1 मिनट रह गया है। जी मैम, ये एंड होने वाली है। आप इसको भी स्टॉप कर दें, नेक्स्ट टाइम ज्वाइन करते हैं। चलिए ठीक है, हम इसको यहाँ पे लीव करते हैं और नेक्स्ट मीटिंग जो है उसे ज्वाइन करते हैं। जी मैम, सर आप बस रिकॉर्डिंग ऑन होगी है तो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हम थे कल्चर पे। कुछ ऐसे कल्चर्स होते हैं जहाँ पर अगर जेंडर डिस्फोरिया की टेंडेंसीज हो तो उनके कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल इंडिजिनस नॉर्थ अमेरिकन कल्चर में क्या है कि अगर पर्सन इस तरीके की बातें करेगा तो वो क्या कहेंगे कि टू स्पिरिट पीपल है। ये ऐसे लोग हैं जिनमें हमारे पास जो 2 रूहें हैं या 2 स्पिरिट है, तो इस तरीके से उस चीज़ को लेते हैं। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है स्टिग्मा इन सोशल प्रेशर। कुछ कल्चर्स में जैसे कि कलेक्टिविस्ट जो कल्चर है वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है सोसाइटी की तरफ से, जिसकी वजह से वो अपने जब पर्सन है या इंडिविजुअल है, जब वो ऑपोजिट जेंडर की बात कर रहे होते हैं तो उनको स्टिग्माटाइज भी किया जाता है और उनको बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रेस फेस करना पड़ता है। इसकी वजह से डायग्नोसिस भी डिले हो जाता है और इंडिविजुअल जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। उन्हें लग रहा होता है कि अगर जो है मैं किसी से काउंसलिंग वगैरह लूँगा या किसी की जो हेल्प लूँगा तो कहीं ये ना हो कि मुझे मज़ीद स्ट्रेस का सामना करना पड़े। लैंग्वेज बैरियर, फॉर एग्जांपल अगर कोई लोग जो हैं वो माइग्रेट कर रहे हैं किसी जगह से तो समटाइम्स वहाँ पर क्या होता है, लैंग्वेज इशू की वजह से जो डायग्नोसिस है वो डिले हो जाता है। समटाइम मिसअंडरस्टैंड भी किया जा रहा होता है जिसकी वजह से डायग्नोसिस में डिले हो जाता है और जो सिम्टम्स हैं वो बहुत ज़्यादा वर्स हो जाते हैं, सीवियर हो जाते हैं और उसको फिर ट्रीट करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसी तरीके से कलेक्टिविस्ट कल्चर में हम देखते हैं कि क्योंकि फैमिली को प्रायोरिटाइज किया जा रहा होता है
और फैमिली की तरफ से भी प्रेशर होता है कि आपने जो है वो जिस बायोलॉजिकल जेंडर के साथ आप दुनिया में आए हैं, आप उसी के साथ जो है वो रिलेट करें। अगर इंडिविजुअल फॉर एग्जांपल चाइना, जापान या हमारे कल्चर में भी ये होता है कि अगर कोई पर्सन जो है इस तरीके की बातें कर भी रहा है कि लड़कियों की तरह बातें कर रहा है, तो उसको जो है वो बाकायदा प्रेशराइज किया जाएगा या ये बात दबा दी जाएगी और उन्हें डायग्नोसिस की तरफ या ट्रीटमेंट की तरफ जो है वो नहीं लेके जाया जाएगा। स्पिरिचुअल बिलीफ नहीं है, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे यहाँ ये नहीं है इस्लाम में कि आप जो है वो खुद अपना जेंडर जो है वो चेंज कर लें या अपनी आपको कोशिश करेंगे किसी तरीके से आपको अपोजिट जेंडर के तौर पे जो है वो ट्रीट किया जाए। नेक्स्ट हमारे पास है कल्चरल इंटरप्रिटेशन ऑफ जेंडर। कुछ कल्चर्स ऐसे हैं कि वो इस चीज़ों को एक्सेप्ट भी करते हैं। फॉर एग्जांपल थाईलैंड में समटाइम्स क्या होता है कि इन चीज़ों को एक्सेप्ट किया जाता है, लेकिन स्टिल वो लोग जिनमें जेंडर डिस्फोरिया की टेंडेंसीज है उनको स्टिग्मा फेस करना पड़ता है, कहीं ना कहीं स्ट्रेस होता है। तो ये वाली कुछ कल्चर्स हैं जहाँ पर चीज़ ये कंडीशन जो है इसको एक्सेप्ट किया जाता है और लोगों को फिर इंकरेज भी किया जाता है कि वो अपना जेंडर जो है अपनी आज़ादी के साथ चेंज कर लें। इटियोलॉजी अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हमारे पास बायोलॉजिकल फैक्टर आते हैं। involves multiple genes affecting brain sexual differentiation, especially individual assigned male at birth. वो इंडिविजुअल जो कि मेल होते हैं उनमें ये ज़्यादा टेंडेंसीज होती हैं, समटाइम जेनेटिक इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से वो फीमेल जेंडर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। सेकंड बायोलॉजिकल फैक्टर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। समटाइम क्या होता है कि सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज होती हैं, जैसे कि हमारे पास टर्नर सिंड्रोम है। उसमें क्या होता है कि जो सेक्स है उनकी सेक्स डेवलपमेंट जो है वो सही तरीके से हुई नहीं होती, क्रोमोसोम जो है वो सही तरीके से डेवलप नहीं हुए तो होते। इस वजह से पर्सन जो है या तो वो अपने जेंडर की तरफ अपने आप को रिलेट कर रहा होता है और उस तरीके से बनने की कोशिश कर रहा होता है और उसकी कोशिश होती है किसी तरीके से उसका जेंडर जो है वो चेंज हो जाए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एनवायरमेंटल एंड सोशल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में अर्ली लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड कल्चर एक्सपेक्टेशन कैन शेप जेंडर आइडेंटिटी एंड इन्फ्लुएंस डिस्फोरिया। इसमें क्या होता है कि हमारे कुछ कल्चर एक्सपेक्टेशंस, कुछ कल्चर्स में जो मेल को जो बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही होती है, तो फिर क्या होता है कि कुछ गर्ल्स ऐसी होती हैं जब ये देखती हैं कि मेल को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही होती है तो उनकी ये कोशिश होती है किसी तरीके से उनका जेंडर जो है वो चेंज हो जाए और उन्हें भी जो है वो मेल की तरह ट्रीट किया जाए। इसी तरह अगर कुछ कल्चर्स हैं जहाँ पर फीमेल को बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया जा रहा है और मेल देखते हैं कि फीमेल जो है वो ज़्यादा अच्छा लाइफस्टाइल है उनका और वो बहुत अच्छे से ज़िंदगी गुजारी, तो उनकी कोशिश होती है कि मैं भी जो है अपना जेंडर चेंज कर लूँ और वो ऑपोजिट जेंडर या फीमेल्स की तरफ जो है अट्रैक्ट होना शुरू कर देते हैं। फैमिली एक्सेप्टेंस एंड सोसाइटल नॉर्म्स में इम्पैक्ट द इंटेंसिटी ऑफ जेंडर डिस्फोरिया। अगर तो फैमिली में फैमिली सपोर्ट है और सोशल सपोर्ट भी है तो वो इंटेंसिटी को कम कर देते हैं इस तरीके से कि फैमिली जो है अगर वो सही तरीके से सही टाइम पे चाइल्डहुड में भी बच्चों को समझाना शुरू कर जाए, उन्हें सही तरीके से डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की तरफ ले जाए, तो क्या होता है कि जेंडर डिस्फोरिया की इंटेंसिटी या जो सिम्टम्स हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। इमोशनल डिस्ट्रेस ड्यू टू जेंडर incongruence alongside condition like autism spectrum can contribute. समटाइम्स क्या होता है कि अगर वो पर्सन जिनमें ऑटिस्टिक बच्चे जो होते हैं उनमें भी ये टेंडेंसीज होती हैं और जब वो एडोलेसेंस और एडल्टहुड में जाते हैं तो वो जेंडर डिस्फोरिया को फुली जो है वो उनका क्राइटेरिया मीट करना शुरू कर देता है। न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर्स, ब्रेन स्ट्रक्चर डिफरेंसेस may align more than experienced gender than assigned gender influencing dysphoria. समटाइम्स क्या होते हैं कि ब्रेन स्ट्रक्चर जो है वो उन लोगों के जिनमें डिस्फोरिया की टेंडेंसीज होती हैं उनके कुछ थोड़े डिफरेंट होते हैं, इसकी वजह से वो इस बिहेवियर में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। अब जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जो है वो चिल्ड्रन का और जो एडल्ट एडोलेसेंस है उनका थोड़ा सा डिफरेंट है। वैसे तो मोर और लेस सेम ही है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो चिल्ड्रन में है और वो बड़ों लोगों में नहीं होती। क्राइटेरिया ए है, अ मार्क्ड इनकंग्रुएंस बिटवीन वंस एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट्स जेंडर। यानी कि अब क्या है कि वो बज़ाहिर तौर पे और नज़र आ रहा होगा कि वो अपने जेंडर के साथ कंफर्ट नहीं है
और उन्हें जो है बिल्कुल भी अपना जेंडर पसंद नहीं है। एज मैनिफेस्टेड बाय एटलीस्ट 6 ऑफ द फॉलोइंग। अब ये जो कंडीशन है, ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो एटलीस्ट 6 मंथ से ज़्यादा होना चाहिए। और जैसे ये हमारे पास नीचे 8 कंडीशन है, इनमें से एटलीस्ट जो है वो 6 मीट करनी चाहिए। कंडीशन 1 है a strong desire to be of the other gender or insistence that one is the other gender। स्ट्रॉन्ग डिजायर होनी चाहिए कि हमें जो है वो दूसरा, मेरा जो जेंडर है वो मेरा जेंडर नहीं है। यानी कि अगर लड़की है तो वो कहेगी कि मैं लड़की नहीं हूँ बिल्कुल ही। अगर उससे किसी तरीके से लड़की की तरीके से बात भी की जाएगी या उन्हें लड़कियों की तरह ट्रीट किया जाएगा तो वो बिल्कुल ही इनकार कर देंगी कि मैं लड़की नहीं हूँ, मुझे लड़कों की तरीके से ट्रीट किया जाए। क्राइटेरिया 2 है इन बॉयज असाइन जेंडर स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस फॉर क्रॉस ड्रेसिंग और स्टिमुलेटिंग फीमेल अटायर। अब दूसरा हमारे पे कंडीशन ये है कि उनमें स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस होती है, वो क्रॉस ड्रेसिंग करते हैं। उसमें क्या होता है कि लड़के हैं तो लड़कियों के कपड़े पहनेंगे, लड़कियां हैं तो लड़कों के कपड़े पहनेंगी और कोशिश करेंगी कि वो उस जेंडर के साथ जो है मैच करना शुरू कर दें। थर्ड है स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस फॉर क्रॉस जेंडर रोल्स इन मेक बिलीव प्लेयर फैंटेसी प्ले। यानी कि अब जो बच्चे हैं जब वो खेल रहे हैं या जैसे बच्चे, छोटे बच्चे अपनी कहानियां बना रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, तो वो उसमें भी ऑपोजिट जेंडर की बातें कर रहे होंगे, क्रॉस जेंडर की बातें कर रहे होंगे। अगर लड़का है तो वो लड़कियों वाली कहानियां और वो बातें जो कि बच्चियां कर रही होती हैं, परियों की, बार्बीज की, वो कर रही हैं। अगर लड़की है, छोटी बच्ची है, तो वो लड़कों वाली बातें कर रही होगी। तो इस तरीके से उनके जो जब वो खेल रहे होते हैं वहाँ पर भी वो क्रॉस जेंडर की बातें कर रहे होते हैं। अ स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस फॉर द टॉयज, गेम्स और एक्टिविटीज। अगेन अगर खिलौने खरीदेंगे तो ऑपोजिट जेंडर खरीदेंगे, गेम्स खेलेंगे ऑपोजिट जेंडर के खेलेंगे, और एक्टिविटीज जो होंगी वो भी उनकी ऑपोजिट जेंडर से रिलेट कर रही होंगी। अ स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस फॉर प्लेमेट्स ऑफ अदर जेंडर। अब जिन बच्चों के साथ उन्होंने खेलना है वो प्रेफर करेंगे कि वो ऑपोजिट जेंडर के होंगे। अगर जो छोटी बच्ची है वो कोशिश करेगी कि वो लड़कों के साथ खेले, अगर छोटा बच्चा भी कोशिश करेगा कि वो छोटी जो लड़कियां हैं उनके साथ खेले और उसे वहीं पर मज़ा आ रहा होगा और वहीं पे बैठ के जो है वो अपना टाइम जो है वो स्पेंड करने को ज़्यादा प्रेफर करेगा। 6 है इन बॉयज अ स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन ऑफ टिपिकली मस्कुलिन टॉयज गेम। अब अगर इन बच्चों को ये चीज़ कही भी जा रही होती है, समझो जो छोटे बच्चों में ये चीज़ होती है, कुछ ऐसे घर में कुछ ऐसी फैमिलीज होती हैं, जैसे अगर 4-5 बहनें हैं और एक भाई है तो उसमें ये होते हैं, लेकिन वो फिर लेटर ऑन जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन जिन बच्चों में ये टेंडेंसीज होती हैं जेंडर डिस्फोरिया की, अगर उन्हें समझाया भी जा रहा हो, उन्हें बताया भी जा रहा हो कि आपने जो है वो बच्चा है तो उसे कहा जा रहा हो कि आपने गाड़ियों के साथ खेलना है या बाइक्स और इन चीज़ों के साथ खेलना है, लेकिन वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा और बच्चे जो है समटाइम गुस्से में भी आ जाते हैं और वो क्या करते हैं कि गुड़ियों के साथ खेलना प्रेफर करते हैं और उन चीज़ों में इन्वॉल्व होना उनको खुशी मिल रही होती है जो कि ऑपोजिट जेंडर के होते हैं। 7 है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक ऑफ वन सेक्सुअल एनाटमी। बहुत ज़्यादा वो परेशान भी हो रहे होते हैं, स्ट्रेस भी हो रहे होते हैं कि मैं लड़कियों की तरह क्यों हूँ या मैं लड़कों की तरह क्यों हूँ। अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर द प्राइमरी और सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक दैट मैच वंस एक्सपीरियंस जेंडर। अब जो उनके सेक्स ट्रेट्स हैं उनमें भी उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा होता है बच्चों को ही। क्राइटेरिया बी में है द कंडीशन एसोसिएटेड विद क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस, उनकी सोशल लाइफ, उनकी ऑक्यूपेशनल लाइफ। उसके बाद जो बच्चों की स्कूल लाइफ है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही होती है, उन्हें बुलिंग फेस करनी पड़ रही होती है। सिम्टम्स क्या होता है कि बच्चे जो हैं जिनमें ये टेंडेंसीज होती हैं उनके साथ बाकी बच्चे जो क्लास के होते हैं वो खेलना पसंद नहीं करते, बात करना पसंद नहीं करते, तो ये फिर उन्हें फेस करना पड़ता है। तो इसी वजह से बच्चों में स्ट्रेस भी आता है। स्पेसिफायर्स क्या हैं कि विद द डिसऑर्डर डिफरेंस ऑफ सेक्स डेवलपमेंट, जैसे कि जिस डिसऑर्डर का हमने डिस्कस किया जिसमें हमारे पास जो क्रोमोसोम्स हैं वो सही तरीके से डेवलप नहीं हुए होते, तो अगर तो ये डिसऑर्डर है या ये कंडीशन है तो हम साथ स्पेसिफाई करेंगे कि विद डिफरेंस ऑफ सेक्स डेवलपमेंट। नेक्स्ट हमारे पास है क्राइटेरिया एडोलेसेंस का और एडल्ट का। अब मोर और लेस सेम है लेकिन कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं, उसको हम देख लेते हैं। पहली चीज़ वही है बिल्कुल कि इनकंग्रेंस है, वो कंफर्टेबल नहीं है अपने जो उनका बायोलॉजिकल जेंडर है उसके साथ। अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू बी रिड ऑफ वंस प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ट्रेट्स, जो अपने ट्रेट्स हैं कोशिश करेंगे कि उससे उन्हें रिलेट ना किया जाए और उसके बारे में डिस्कस नहीं किया जाए, और उससे जो है डिज़ायर टू बी रिड ऑफ
A strong desire for the primary or secondary sex characteristics of the other gender. अब उनमें ये डिज़ायर होगा, ये उनकी कोशिश होगी कि उन्हें जो है दूसरे जो ऑपोजिट सेक्स ट्रेट्स हैं उनके साथ रिलेट किया जाए। आ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू बी ऑफ द अदर जेंडर, यानी कि अगर तो वो लड़का है तो उसकी कोशिश ये होगी कि उसे लड़कों की तरीके से ट्रीट किया जाए। कोई उससे बात करे, कोई उसे ट्रीट करे तो बिल्कुल लड़कों की तरीके से उसे ट्रीट किया जाए। आ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू बी ट्रीटेड एज अदर जेंडर, यानी डिस्कस लिया स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन दैट वन हैज़ द टिपिकल फीलिंग्स एंड रिएक्शंस ऑफ द अदर जेंडर। अब ये भी आते हैं कि एडोलेसेंस में कि जब अगर कोई लड़का है और इसमें लड़कियों वाली टेंडेंसीज अब उनमें आनी है ना, तो वो क्या करेगा कि वो उसकी ये डिज़ायर होगी कि अगर कोई भी सिचुएशन है, कोई भी कंडीशन है, तो उसमें वो खुद भी फील करे लड़कियों के तरीके से ही, उसके रिएक्शन वो लड़कियों के तरीके से ही फील करे, और लोग भी ये जो उसके जो आस पास के सराउंडिंग के लोग हैं वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि ये तो बिल्कुल लड़कियों की तरह रिएक्ट करता है, बिल्कुल लड़कियों की तरह इसकी फीलिंग्स है। इसी तरह अगर कोई लड़की है और कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, कोई हंगामी हालत आ जाती है, तो वो बिल्कुल लड़कों की तरह रिएक्ट करना शुरू करेगी और उसकी फीलिंग्स भी बिल्कुल लड़कों की तरीके से होंगी। क्राइटेरिया बी है द कंडीशन एसोसिएटेड विद क्लिनिकली सिग्निफिकेंट। ऑफ कोर्स एडोलेसेंट एडल्ट में स्ट्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बुलिंग के साथ साथ क्या होता है कि उन्हें सोशल आइसोलेशन का बहुत इशू होता है कि वो बिल्कुल ही अपने आप को जो है एक कमरे में बंद कर देंगे, या अपने आप जो सोशल सर्कल है उसको कम करना शुरू कर देंगे, लोगों से बातचीत करना कम शुरू कर देंगे, गैदरिंग्स में जाना कम शुरू कर देंगे। अगर वो कहीं जॉब कर रहे हैं वहाँ उन्हें इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे। एकेडमिक लाइफ जो है वहाँ पर परफॉर्मेंस ख़राब हो जाएगी, क्योंकि उन्हें बुलिंग और टीजिंग जो है वो अब दूसरे तरीके से की जा रही है। जब बच्चे थे तब वो बात इतनी नहीं होती थी, लेकिन जब वो एडोलेसेंस या अडल्ट की एज में होते हैं तो प्रॉपरली जो है उन्हें बुलिंग फेस करनी पड़ती है। अगेन इसके स्पेसिफायर में भी यही है कि अगर तो हमारे पास डिफरेंस ऑफ सेक्स डेवलपमेंट का डिसऑर्डर है, यानी कि कहीं ना कहीं जो क्रोमोसोम्स हैं वो सही तरीके से डेवलप नहीं हुए होते, तो ये स्पेसिफायर ऐड किया जाएगा डिसऑर्डर के बाद। एक और स्पेसिफायर है पोस्ट ट्रांजिशन, कि अगर तो इंडिविजुअल जो है उसने किसी किस्म का कोई जेंडर अफर्मिंग ट्रीटमेंट लिया हुआ है, यानी कोई हार्मोन थेरेपी ली हुई है या कोई सर्जरी कराई हुई है और उसके बाद उसका डायग्नोसिस हुआ है, तो फिर क्या है ये वाला स्पेसिफायर ऐड किया जाएगा पोस्ट ट्रांजिशन, यानी कि ट्रांजिशन के बाद जो है अब ये सिम्टम्स आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंशियल डायग्नोसिस। फॉर एग्जांपल पहला डायग्नोसिस है नॉन कन्फर्मिटी जेंडर रोल, involves behaviors like a boy preferring traditionally feminine activities but without distress about gender identity। अब जैसे कि हमने डिस्कस किया कि समटाइम्स क्या होता है कि बच्चे जो हैं, कुछ ऐसी फैमिलीज होती हैं जिनमें बच्चे ऐसे रोल में आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 4 भाई हैं और उनकी सिर्फ एक ही बहन है, या 6 भाई हैं उनकी सिर्फ एक बहन है, तो वो लड़कों की तरीके से बिहेव करेगी, लड़कों की तरीके से बातें करेगी, क्योंकि तो उसका जो फैमिली एनवायरनमेंट है उसकी वजह से। अब उसकी जो डिज़ायर है वो ये नहीं है कि वो जेंडर को जो है वो चेंज करे, या जेंडर डिस्फोरिया वाली टेंडेंसीज उसमें नहीं है, वो नॉर्मली अपनी फैमिली कंडीशन की वजह से इस तरह के बिहेवियर में इन्वॉल्व है। सेकंड डिफरेंस हमारे पास बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर का, पर्सन में फिक्सेट ऑन अ perceived role like a woman obsessing over her nose, but this is not related to gender identity। बॉडी डिफॉर्मिंग में क्या होता है कि जैसे हमने डिस्कस किया था कि बॉडी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं उन्हें, लेकिन उनका ये कंसर्न नहीं होता है किसी तरीके से उनका जेंडर जो है वो चेंज होता है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इंडिविजुअल, वो बच्चे जो कि ऑटिस्टिक होते हैं, अच्छा उन्हें अपने भी जेंडर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इशू फेस करने पड़ रहे होते हैं। समटाइम्स वो लड़कों अगर कोई लड़का है तो लड़कियों की तरह बिहेव कर रहा होता है, तो वो उनकी ऑटिस्टिक कंडीशन की वजह से होते हैं। उनमें ये डिज़ाइन नहीं होता कि वो जो है वो अपना जेंडर जो है वो चेंज कर लें। स्किज़ोफ्रेनिया एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर, समटाइम्स साइकोटिक डिसऑर्डर में भी डिलूजन की वजह से इंडिविजुअल जो होते हैं वो उनकी कोशिश होती है कि वो अपने दूसरे जेंडर की तरह बातें करना शुरू कर देते हैं, दूसरे जेंडर की तरह कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा उनकी डिज़ायर नहीं होती कि उनका जेंडर जो है वो चेंज हो जाए। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप कि आप सबको अच्छे तरीके से सब कुछ समझ आया होगा, और यहीं पर हमारा आज का कोर्स जो है वो कंप्लीट होता है।
उम्मीद है कि ये कोर्स आप सब लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहा होगा।